हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ों को यूज़ करके आप हृदय की नलियों के ब्लॉकेजेस को कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। उस बारे में हमने ऑलरेडी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पर टॉपिक किया है। हमने ऑलरेडी ब्लॉकेजेस से कौन कौन से मेडिसिन में से फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ों पर बात की। आज सिंपल एक टॉपिक करेंगे जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम ब्लॉकेजेस के आने में के चांसेस को थोड़ा हद तक कम करना में क्या क्या चीज़ें फ़ायदा होगी उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें आप इन सारे कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं या उनके आने के चांसेस को कंपैरेटिवली कम कर सकते हैं, आज उन बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे रिस्क फैक्टर्स को समझना। अगर किसी को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, चलने फिरने कम जाता है, मेंटल स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल स्ट्रेस है, एडिक्शन है, व्यसन है, ये सारी चीज़ें अगर जिसमें भी होगी, फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें जिसमें भी अगर होंगी तो वो हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा रिस्क पर रहेगा। ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क फैक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी जिनको हम कम कर सकते हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, व्यसन है, ये सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज है, फैमिली हिस्ट्री है, मेल सेक्स है, ये सारी चीज़ें नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आती है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते। वो अगर है आपकी फैमिली में या वो आपकी लाइफ में अगर है तो आपको उससे मानना पड़ता है और उसके साथ ज़िंदगी को जीना पड़ता है। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स जो भी आपको हैं उसके बारे में अगर आप कॉशियस रहे, ध्यान रखें और उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें तो ज़्यादा आपका प्रॉब्लम आने का चांस कम होगा। लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस को कम करेगा। ऑब्वियसली स्ट्रेस फ्री लाइफ, हेल्दी लाइफ जीना है, डेली एक्सरसाइज करना है, पॉसिबल हो तो जिम जाइए, हेल्दी लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। पर्सनैलिटी रिलेटेड इश्यूज़ अगर हैं आपको या स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी आपकी है, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, तो वो सब चीज़ों को भी कम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कंपेरेटिवली आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। आप जितना इनको ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना आपका हेल्दी लाइफस्टाइल जितना अच्छा रखेंगे उतना हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस से आपको बचना है। यंग पेशेंट में आजकल ज़्यादातर हार्ट अटैक आने का चांस मेंटल स्ट्रेस देखा गया है। इनफैक्ट काफ़ी लोग जो टाइप ए बिहेवियर रखते हैं, जिनका यानी बहुत स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एम्बिशियस रहते हैं, ये सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आने का चांस कंपेरेटिवली कई गुना ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू टाइप बी बिहेवियर वाले या टाइप बी पर्सनैलिटी ट्रेट वाले, जो लोग शांत रहते हैं, मन शांत रखते हैं, खुश रहते हैं, जितना भी है उसमें खुशी से जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कंपेरेटिवली हार्ट अटैक आने का चांस कम रहता है। तो आप जितना स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे, जितना मेंटल स्ट्रेस लेंगे, उतना हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहेगा। जितना आप शांत और शिथिल रहेंगे, कंपेरेटिवली शिथिल मतलब नॉट इन दैट वे कि आप पड़े पड़े रहो, वैसा नहीं, मन शांत रखिए, बॉडी एक्टिव रखिए, तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड। अगर आप बॉडी फिजिकली भी है, अगर शिथिल रहोगे और पड़े रहोगे और सोते रहोगे तो आप डेफिनेटली हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा। पर मन को आपको शांत रखना है। मेडिटेशन कैन बी अ गुड थिंग। हार्ट अटैक के रिस्क को मेडिटेशन करके आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका मेंटल स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाता है। भले ब्लॉकेजेस कम ना भी हो, लेकिन उन ब्लॉकेजेस के फटने का, मेम्ब्रेन फटने का और उनसे हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना कम हो जाता है अगर आप योगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है कि एडिक्शन का रोल क्या है। एडिक्शन में अल्कोहल यूजुअली उतना बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं माना जाता है ब्लॉकेजेस को करने में, क्योंकि अल्कोहल से कंपेरेटिवली थोड़ा एचडीएल लेवल्स बढ़ते हैं, एलडीएल लेवल्स कम होते हैं, इसलिए अल्कोहल कुछ लोग तो इस तरह से भी प्रमोट करते हैं कि ब्लॉकेजेस को कम करता है, पर एक्चुअली हम इस तरह से लोगों को रिकमेंड नहीं करते हैं कि ब्लॉकेजेस अगर है तो आप उसको कम करने के लिए अल्कोहल लीजिए, उतना डेंजरस नहीं है।
लेकिन हाँ, स्मोकिंग और टोबैको दोनों ही डेंजरस है। इसकी वजह से क्या है, हमारी खून पतला करने की दवाई और कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करने की दवाई ज़्यादातर ये भी थोड़ी सी इनफेक्टिव हो जाती है। तो हम ऐसे लोगों को रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको आपको कोई व्यसन है तो आपको डेफिनेटली उसको कम करना है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी ये बुरी तरह से अफेक्ट करता है। अगर आप व्यसन करते हैं, हार्ट अटैक आने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कई गुना बढ़ जाते हैं, कैटेकोलिमिन्स बढ़ जाते हैं, प्लाक रप्चर होने का चांस बढ़ जाता है, मेम्ब्रेन्स की स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए आपको एडिक्शन एज फार एज पॉसिबल कम रखना है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। अगर किसी का भी वज़न ज़्यादा है तो उसको डेफिनेटली वज़न कम करना है। वज़न कम करने से आपका शुगर भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, मेटाबॉलिक रिलेटेड डिजीजेस भी कम होगी। तो आपको जितना हद तक पॉसिबल हो वज़न को कम करने की कोशिश करना है। ओबेसिटी कितना है या वज़न कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स मतलब आपका जो वेट है और उसका आपका जो हाइट है उनका रेशियो, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। और अगर ये आपका 25 से ज़्यादा आ रहा है तो आप ओवर वेट है, 25 to 30 अगर है आपका बॉडी मास इंडेक्स तो आप ओवर वेट है, 18 to 25 है तो नॉर्मल है, लेस देन 18 है तो अंडर वेट है, 30 to 35 है तो ओबीस की कैटेगरी में आएंगे, और 35 से ज़्यादा है तो मॉर्बिडली ओबीस की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको जितना बने आपका बॉडी वेट को 18 से 25 के BMI लेवल्स के पर आपको मेंटेन करना है, तो आपका थोड़ा हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर शुगर है तो आपको शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। शुगर काफ़ी स्टडीज़ में शो किया गया है कि जितना हाई शुगर आपका रहेगा, जितना बुरी तरह से आपका शुगर का लेवल मैनेज होगा, उतना आपको हार्ट अटैक आने का चांस कई गुना ज़्यादा रहेगा। ये कई तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है। मान के चलिए डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक आने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आपको शुगर को लेवल्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। जितना अच्छे से कंट्रोल करेंगे उतना हार्ट अटैक आने का चांस कम हो जाएगा। सिमिलरली फॉर ब्लड प्रेशर ऑल्सो, ब्लड प्रेशर को भी आपको बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। अगर आप हाइपरटेंसिव है तो ब्लड प्रेशर लेवल्स को आपको 130 के आसपास मेंटेन करके चलना है विथ मेडिसिन। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है, उसमें नमक कम, तेल घी कम, ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लेना, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को मलाई निकाल कर लेना, नट सीरियल ज़्यादा लेना, लेग्यूम प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेना, वज़न कम करना। यानी कि घूम फिर के वही सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हार्ट के ब्लॉकेजेस कम करने के लिए भी यूज़फुल है, वही ब्लड प्रेशर के लिए भी उपयोगी है, वही डायबिटीज़ के लिए भी उपयोगी है, हाई फाइबर डाइट और ये सारी चीज़ें। तो ये आप फॉलो करिए, कंपेरेटिवली आपका ब्लॉकेजेस होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू जो काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं कि अगर व्यसन है तो हम अल्कोहल पीने के आदी, तो क्या रेड वाइन ले सकते हैं क्या? रेड वाइन यूजली हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। हालांकि कुछ छोटी स्टडीज़ हैं जो कि मे बी फार्मा इंडस्ट्री सपोर्टेड या आपके अल्कोहल इंडस्ट्री सपोर्टेड स्टडीज़ हो सकती है जो ये सजेस्ट करते हैं कि रेड वाइन से ब्लॉकेजेस में कुछ फ़ायदा हो सकता है, बट यूजली हम इसे किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं। आप मान के चलिए कि प्रैक्टिकली इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप लेने के आदी हैं अल्कोहल तो मे बी रेड वाइन पर स्विच कर सकते हैं, थोड़ा सा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग लौकी के जूस के बारे में पूछते हैं। लौकी का जूस फ्रैंकली मेरे पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि उससे कोई ब्लॉकेजेस खुलेगा, ना ही कोई इसके साथ बड़ी स्टडी है, या इवन 100 लोगों की भी कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसके साथ प्रूवन हो कि कोई किसी का ब्लॉकेज खुल जाएगा। अब देखिए, लोग ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ मुझे करेंगे, काफ़ी लोग करते हैं। जो लोग इसके सपोर्टर है, आपको लेना है तो मैं मना नहीं करूँगा। ऑब्वियसली सब्जी का जूस है तो कुछ नुकसान तो बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन बहुत फ़ायदा करेगा और ब्लॉकेज खुल जाएगा ऐसा बिल्कुल उम्मीद मत रखिए। ये मान के चलिए कि अगर आपका ब्लॉकेज आज एंजियोग्राफी आपने किया 70% है और आपने 1 साल लौकी का जूस पिया या 5 साल लौकी का जूस पिया, उसके बाद आपने एंजियोग्राफी किया तो वो 70 का 60 भी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसके भरोसे एटलीस्ट मत रहिएगा। ये चीज़ें क्या है, लोग खाली बेकार की बातें करते हैं कि इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, वैसा यूजली होता नहीं है। एटलीस्ट ऐसी कोई स्टडी नहीं है और ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि ऐसा कोई एक भी पेशेंट में देखा गया हो कि भाई इसका ब्लॉकेज इतना था, इतने साल इसने ये किया और इससे खुल गया हो। ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है, पहले भी डिस्कस किया है कि एक बार अगर ब्लॉकेज हो गया तो बहुत ही कम चांस है कि उसमें कोई रिडक्शन हो पाए। आज हाल ही की हमारा मेन टॉपिक है प्रिवेंट करने के बारे में, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में। अगर ब्लॉकेज नहीं है और लौकी का जूस पी रहे, आई डोंट नो कितना फ़ायदा होगा, पी सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। ऑब्वियसली सब्जी का जूस है, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ब्लॉकेज नहीं होगा ऐसा नहीं रिकमेंड करूँगा। हमने काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो बहुत सालों से लौकी का जूस पी रहे हैं और उनको सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज निकलते, तीनों नलियों में ब्लॉकेज निकलते, वैसा भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली जो अग्री करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, दैट इज़ अप टू यू। पर ठीक है, एज ए डॉक्टर हम उसको रिकमेंड तो बहुत ज़्यादा नहीं करते, आप लेना चाहो तो मना भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
प्रिवेंट अगर आपको करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपने ब्लड लेवल्स को चेक कराना ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक कराना ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डायरेक्टली आपके हार्ट को अफेक्ट नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डायरेक्टली कोई पेन कॉज नहीं करता, पर हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से धीरे धीरे करके आपकी नलियों में ब्लॉकेज डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेने से या कोलेस्ट्रॉल ब्लड लेवल में नॉर्मल होने से हार्ट अटैक नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये सारी चीज़ें वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स हैं कि यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने पे और ज़्यादा ऑक्सीडाइजेबल ब्लड कोलेस्ट्रॉल होने से हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह में या कोई व्यसन वगैरह करता है वैसे लोगों में हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। पर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होना या कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा ले लेना से भी आपको कोई गारंटी नहीं मिल जाती कि आपको कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक फिर भी आ सकता है, भले उसका रिस्क थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होगा। इसके अलावा अगर आपका शुगर लेवल्स अगर आपका ज़्यादा रहता है तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे चेक कराइए। अगर शुगर लेवल आपका ज़्यादा रह रहा है तो उसको आप कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। जब भी आप डॉक्टर को मिल रहे हैं तो उसका आप ब्लड प्रेशर चेक करिए। एनुअली अगर पॉसिबल है, अगर आपको सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स हैं तो सारे ब्लड चेकअप्स, सारे पैरामीटर्स एक बार एटलीस्ट ब्लड टेस्ट साल में एक बार हो जाना चाहिए, जिसमें कि कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल में सिर्फ बेसिक TSH भी कर ले तो भी सफिशिएंट है। ये सारे टेस्ट बेसिकली हर साल में एटलीस्ट एक बार हो जाने चाहिए। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। इसके बियॉन्ड आपकी अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड चेक करना है, प्रोस्टेट का लेवल चेक करना है, बाकी हार्मोन्स चेक करना है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। विटामिन D और B12 का लेवल चेक करना है तो कर सकते हैं। पर बेसिक इतने टेस्ट साल में एक बार अगर हो जाए तो अच्छा है। ओवरऑल आपको कोई बीमारी का अर्ली ऑनसेट, जैसे कि खासकर शुगर है और किडनी का प्रॉब्लम है, ये बीमारी का ऑनसेट के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल जाता है अगर आपका आप रेगुलर हर साल में एटलीस्ट एक बार चेक कराते हैं। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ ऑलरेडी है, शुगर ऑलरेडी दवा ले रहे हैं, तो उनको बार बार चेक कराना चाहिए, खासकर शुगर लेवल्स को। कोलेस्ट्रॉल लेवल को साल में एक बार भी चेक कराए तो चलता है, पर बाकी पैरामीटर्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए, खासकर शुगर लेवल्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेडमिल टेस्ट करना चाहिए। आपको पहले से ब्लॉकेज है या नहीं वो पता करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का ब्लॉकेज लेवल्स का पता करना है तो ऑब्वियसली हर साल आप जाके एंजियो नहीं कर सकते, तो हर 2-4 साल 5 साल में आप ट्रेडमिल करके देख सकते हैं। ट्रेडमिल अगर पॉजिटिव आएगा या अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो तो डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी सजेस्ट करेगा। अगर आपको ट्रेडमिल बिल्कुल नॉर्मल है और कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है तो एंजियो का उतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडमिल में थोड़ा चेंजेस आ रहा है या ऐसा लगता है कि ट्रेडमिल में भले चेंजेस ना हो लेकिन ब्लॉकेज होने का अंदेशा ज़्यादा है, जिसे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं, तो वैसे केस में भी आप एंजियो करके कंफर्म कर सकते हैं। फाइनल कंफर्मेशन जो है वो एंजियोग्राफी पे ही होगा। CT एंजियो करना है कि रेगुलर एंजियो करना है, इस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, पर आज उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पर एक बेसिक आइडिया ये है कि जो लोग यंग है, रिस्क फैक्टर्स बहुत कम है, जिसमें ब्लॉकेजेस निकलने का चांसेस बहुत कम है, किडनी वगैरह सब कुछ अच्छा है, वैसे लोगों में CT एंजियो प्रेफर करते हैं। जहाँ उम्र दराज पेशेंट है, ब्लॉकेज निकलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, TMT स्ट्रांगली पॉजिटिव है, उम्र ज़्यादा है, नलियों में कैल्शियम ज़्यादा है, उनका डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, वैसे लोगों में कन्वेंशनल एंजियो ज़्यादा प्रेफरेबल है। खासकर अगर किडनी का भी इशू है तो भी कन्वेंशनल एंजियो ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्ट कम लगता है, रिपोर्ट ज़्यादा रिलायबल आती है। CT एंजियो में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लगता है, रिपोर्ट कम रिलायबल आती है। तो ये बेसिक एक जिस्ट मैंने दिया। डिटेल में आप चाहो तो ऑलरेडी 25-30 मिनट का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें CT एंजियो और कोरोनरी एंजियो का डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इको टेस्ट हर साल में या 2 साल में एक बार एटलीस्ट करते रहना चाहिए। अगर ट्रेडमिल नहीं कर पा रहे हैं या ट्रेडमिल से कुछ बेटर चाह रहे हैं तो स्ट्रेस इको कर सकते हैं। ट्रेडमिल नहीं कर पा रहे हैं, कोई जॉइंट का प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, तो आप डोबिटामिन स्ट्रेस इको कर सकते हैं। उसमें डोबिटामिन यानी केमिकल से हार्ट को स्टिमुलेट करके उसको चेंजेस को देखते हैं। जैसे ट्रेडमिल टेस्ट में हम पट्टे पर दौड़ाकर उसके पहले और बाद के इसी चेंजेस को देखते हैं कि हार्ट पर ब्लड सप्लाई एडिक्वेट मिल रहा है कि नहीं, वैसे इस डोबिटामिन में केमिकल से हार्ट को स्टिमुलेट करके पहले और बाद के ECG को कंपेयर करते हैं कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस है या नहीं, और उसमें अगर कुछ पॉजिटिव आते हैं तो एंजियो करना चाहिए। एंजियोग्राफी एक बड़ा और इन्वेजिव टेस्ट है तो इसको हर केस में तो नहीं करना चाहिए, पर हाँ अगर इंडिकेटेड हो तो इसको कर सकते हैं। एंजियोग्राफी के लिए भी हमने सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
ये सारे टेस्ट करने से और ये सारे परहेज करने से कंपैरेटिवली आपका हार्ट अटैक होने का चांस या हार्ट ब्लॉकेजेस होने का चांस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। मैंने इस बारे में बात की कि उनको कैसे हम अर्ली डिटेक्ट करें ताकि हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकें और हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस से कुछ हद तक बच सके, हार्ट अटैक के द्वारा मृत्यु होने से कुछ हद तक बच सके। मेरे चैनल का वैसे भी बेसिक पर्पज़ यही है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ईजिली अवेलेबल करते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली भी इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे ताकि आप अपने पेशेंट्स का बेटर कर सके, अपनी लाइफ को बेटर कर सके, अपनी फैमिली को बेटर कर सके और अपनी पेशेंट्स की बीमारियों को बेटर रूप में समझ के डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई टॉपिक्स पर आप चाहते हैं फ्यूचर में हम वीडियो करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। फ्यूचर में डेफिनेटली उन टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली जो हमने डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल स्टार्ट किया है उसे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो इंग्लिश भाषा में इस कंटेंट को देखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं।